नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चैनल A24 और मैं हूं योगेंद्र शर्मा। एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। साइबर अपराधियों का गढ़ बना अलवर जिला। 1 दर्जन साइबर आरोपियों के युवा गिरोह का किया पर्दाफाश। लैपटॉप, मोबाइल सहित भारी मात्रा में सिम कार्ड किए बरामद। राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने वर्चुअल बैठक में जिला अधिकारियों से की पूछताछ, कार्य समीक्षा के साथ दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जल जीवन मिशन योजना के तहत जिले के प्रत्येक घर में पहुंचेगा पानी। 817 करोड़ का बजट हुआ पारित। 2040 तक योजना होगी पूरी। और जगन्नाथ जी महाराज के इंद्र विमान की मरम्मत का कार्य पहुंचा अंतिम चरण में। 200 साल पुराने रथ को देखने के लिए आज भी लोगों में है उत्सुकता। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। जिले में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर जिला पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए अब तक 36 साइबर क्राइम गैंग का खुलासा किया जा चुका है। वहीं इन साइबर अपराधियों के द्वारा अब तक देश भर में 750 लोगों से लाखों रुपए ठगी करने के मामले सामने आए हैं। यह जानकारी जिला पुलिस की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने मीडिया को दी। वहीं उन्होंने एक शातिर साइबर अपराधियों के गिरोह के 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके कारणों का खुलासा भी किया। जिले के नांगलटप्पा गांव निवासी 1 दर्जन युवा अपराधियों के इस गिरोह ने देश भर के कई राज्यों में लोगों को अपना शिकार बनाते हुए कई लाखों की ठगी की है। एसपी ने बताया, एएसपी विकास सागवान, शिवाजी पार्क थाना अधिकारी एवं टीम क्यूआरटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में गिरोह के सदस्यों से काफी संख्या में सिम कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप बरामद किए हैं। जिले के नांगलटप्पा गांव के करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले कई महीनों से साइबर अपराध जो मेवात रीजन में बढ़ रहे हैं और अलवर में खासकर, उसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल टीम गठित की हुई है जो हमारे एएसपी नॉर्थ विकास सांगवान जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और पिछले साल से लगातार अभी तक हम लोग लगातार कार्रवाई करते हुए लगभग 36 से ज़्यादा गैंग्स हम लोग पकड़ चुके हैं। इसी क्रम में एक और गैंग का पर्दाफाश शिवाजी पार्क पुलिस की टीम ने एसएचओ शिवाजी पार्क हरी सिंह और विकास जी और डीएसटी और क्यूआरटी की टीम्स ने लगातार मिलकर एक बहुत ही शानदार गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें हम लोगों ने 12 व्यक्ति और 3 नाबालिग जो बाल अपचारी हैं उनको हमने निरुद्ध किया है। ये लोग इनके पास से काफ़ी ज़्यादा तादाद में सिम कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स इत्यादि मिले हैं जिनके थ्रू ये साइबर क्राइम करते थे, लोगों को ब्लैकमेल करते थे। मुख्य रूप से ये 3 तरीके के मोडस ऑपरेंडी इनके अपनाते थे। ज़्यादातर तो ये सेक्सटॉर्शन वाला एक करते थे, यानी लड़की की एक वीडियो कॉलिंग करके लड़की की फ़ोटो लगा के उनसे फिर उनकी न्यूड पिक्चर्स या वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करना। OLX ठगी, यानी अपने आप को एक आर्मी ऑफिसर या एक आम आदमी बताकर सस्ती में कोई चीज़ देना और फिर उनसे पैसे ले लेना एडवांस में और उनके साथ ठगी करना। या फिर नौकरी लगवाने के नाम पर भी पैसे लेना, यानी यूट्यूब और फेसबुक और इन सब सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग इस तरीके के एडवर्टीज़मेंट्स भेजते थे कि हम आपकी फ़लाँ कंपनी में नौकरी लगवा सकते हैं, और जो बेरोज़गार व्यक्ति थे वो इनको कांटेक्ट करते थे तो उनसे ये लोग पैसे ठग लेते थे। इस तरीके के ये 3 मेजर मोडस ऑपरेंडी अपनाकर ये लोग काम करते थे। अभी इनसे पूछताछ जारी है। इनसे हमें कई खुलासे होने की उम्मीद है कि ये कई क्योंकि पिछली गैंग्स भी जो हमने पढ़ी हैं उसमें हमारी एक JCIT बनी है मेवात रीजन के लिए, उसके साथ संपर्क में हम लोग रहते हैं और उनसे पूरा पता चल जाता है कि इन लोगों ने कितने पूरे देश भर में कितने मामले इनके खिलाफ़ दर्ज हैं। पिछले जो गैंग्स हमने पकड़ी थी वो उनमें कम से कम 750 मामले अभी तक निकल कर आए हैं जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में दर्ज हैं। उसी तर्ज पर इनका डेटा भी अब हमारा धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो इसका हम एनालिसिस करेंगे और
कई लोगों को इन लोगों ने ठगा है, तो उनसे भी हम बाकी स्टेट्स की पुलिस से भी कोऑर्डिनेट करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। कहाँ की गैंग है, किस साइड के ज़्यादा आरोपी इसमें? ये देखिए, ये सभी रहने वाले तो अलवर के ही हैं। मौसम खां, जावेद खां, महबूब खां, शाहजहाँ खां, वसीम, आयूब, साजिद, मुफीद, मुश्ताक, भंवर सिंह, ज़ुबैर और निज़ाम, और 3 नाबालिग, और ये नांगल टप्पा गांव के ज़्यादातर रहने वाले लोग हैं। देखिए, कई लाखों करोड़ों में ये ठगी होगी, क्योंकि हमें इसमें पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। कई लोगों को ठगा है इन्होंने, तो इसमें अभी एग्जैक्ट फिगर अभी अनुसंधान के बाद ही हम लोग आपको बता पाएंगे। अलवर जिला मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित वर्चुअल बैठक में जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए जिले में राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने जिलेवार कार्य की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर अलवर बात बताएं। सर, हमारे 3 मामले हैं कुल मिला के सर। एक पेट्रोल पंप वाला है, उसमें हाईकोर्ट से स्टे था, उसकी एक्चुअली हियरिंग हो गई, आज डिसीजन हो जाएगा सर उसका। ईंट भट्टे वाले में कब्जा लेने में कोई दिक्कत नहीं है सर। नंबर 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है, उसको हमने सर मुआवजा उनका एक्चुअली उनको संस्था में जमा करा दिया है, उनको बुला के मीटिंग कर ली है, उनकी बिल्डिंग सर शिफ्ट हो जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर। कलेक्टर साहब, इसमें देखिए मीटिंग में मैंने बीकानेर को भी बुलाया था और एसपी के साथ भी डिस्कशन हुआ था। उसमें डिवीजन वाइज सर हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। डिवीजन सबसे पहले डिवीजन कमिश्नर जयपुर का जो एरिया है से कलेक्टर साहब से बात करते हैं। मीटिंग में मैंने बीकानेर को भी बुलाया था और एसपी के साथ भी डिस्कशन हुआ था। उसमें डिवीजन वाइज सर हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। डिवीजन सबसे पहले डिवीजन कमिश्नर जयपुर का जो एरिया है से कलेक्टर साहब से बात करते हैं। गाँव में पानी की जरूरत वाले गांवों व कस्बों में पीने का पानी प्रत्येक घरों में पहुंचाने के लिए केंद्र की जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन को लेकर 817 करोड़ का बजट जारी होने के बाद जलदाय विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है। इस दौरान जलदाय विभाग के अधिकारी ने 2040 तक जिले के प्रत्येक घर को पानी सप्लाई लाइन से जोड़ने का दावा किया। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के अधिकारी ने बताया, वर्तमान में पानी की समस्या को लेकर BWS समितियों के गठन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने समिति के गठन की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी। जल जीवन मिशन जो है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दोनों मिलके बना रहे हैं। 50% इसमें प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट का है, 50% इस सेंट्रल गवर्नमेंट को खर्च करना है। इस स्कीम का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत हमें जितने भी गांव हैं जहां भी पानी की फिजिबिलिटी अवेलेबल हो, उन गाँव में सभी घरों को पीने का पानी घर के अंदर नल लगा के दिया जाए, ये इसका प्रावधान है। आज की तारीख में अलवर में 2018 के लगभग गांव हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है कि कुछ गांव आपके जो शहर के नज़दीक आ गए तो शहर में शामिल कर लिए, तो 2-4 गांव में इसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन तकरीबन 2018 गांव हैं। इनके अंदर हमने 817 गाँव की स्कीम अभी तक हम सैंक्शन करवा चुके हैं और आगे भी सैंक्शनिंग का काम चल रहा है। ये अराउंड 800 करोड़ के आसपास का जो 817 गाँव के लिए 800 करोड़ के सैंक्शन हो चुके हैं। इनके टेंडरिंग भी चल रही है, TS भी जारी हो रही है और वर्क भी शुरू हो गए। तो हम 170 विलेजेस में हम काम भी शुरू कर चुके हैं और उद्देश्य है कि हम 2024 तक इस काम को पूरा करके सभी लोगों को पेयजल की सुविधा घर के अंदर उपलब्ध करवा सकें। इसमें सर फिजिकल सर्वे वगैरह भी हुआ, कहाँ किस तरह का? इसमें चूँकि अलवर में आप सभी को मालूम है, यहाँ पे बहुत बड़ा सरफेस सोर्स है नहीं, तो बेसिकली गांव के अंदर ही जहाँ पर भी फिजिबल लोकेशन हो, गांव वाले से बात करके एक फिजिबल लोकेशन पे हम ट्यूबवेल्स बनाते हैं और यदि आवश्यकता हो तो CW और SR भी बनाते हैं। अदरवाइज़ हम सीधे पाइपलाइन से घरों में कनेक्शन जोड़ेंगे। इस कनेक्शन का जो पैसा है वो आपको स्टेट जो वहाँ पे लोग जो कनेक्शन लेंगे उनको इसका पैसा भी जमा करवाना पड़ेगा राज्य सरकार के नियम अनुसार, और उसके लिए भी हम CO, जिला परिषद
और सरपंचों से निरंतर संपर्क में है और हम कोशिश करेंगे कि काम जल्दी से जल्दी हो जाए। VWSC समिति का सर गठन होना था, ये हो गया कैसे नहीं? हाँ, VWSC समिति का हम करीब करीब सभी गाँव में कर चुके हैं। 15-20 गांव बचे हुए हैं, जिसके लिए मैंने आपको शुरू में बताया था। कुछ गांव शहर के नज़दीक आ गए, कुछ गांव इस तरह के हैं जहां पर लोगों ने इनकार कर दिया, लेकिन करीब करीब हम कर चुके हैं। तो समिति का गठन कौन करता है सर इसमें? समिति का जो गठन है, इसके लिए प्रावधान फिक्स है कि उसके वहाँ के सरपंच होंगे, वो इसके मेंबर होंगे, एक महिला भी होगी, एक SC ST भी होगी, हमारे JN साहब इन सब जाते हैं और वहाँ पे समिति का गठन करवाते हैं। और ये समिति का एक्टिव रोल रहेगा पैसे जमा करने में भी लोगों से कनेक्शन के दौरान। इसके अलावा वहाँ पे जो गांव में जो वर्क चल रहा है उसकी देखरेख भी रहेगी कि हमारे गांव में कैसा काम हो रहा है। और मैं चाहूँगा VWSC इसमें बिल्कुल एक्टिव रोल अदा करे कि हमारे गांव में किस तरीके काम हो रहा है, और उनके जो भी सजेशंस हैं वो सजेशंस भी अपने लगातार हमें देते रहते, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में VWSC को ही ये योजनाएं संभालनी है। इसकी मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है उसमें हमारे जो जूनियर इंजीनियर है VWSC को भी हम अपना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं और वो भी मॉनिटरिंग करेगी। प्लस एक्सीएन साहब है, AC साहब है, इवन मैं खुद हूँ, या ऊपर के लेवल पे ACS भी इसकी बहुत ही रिग्रेसिव बहुत ही रिग्रेसिव मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसके लिए। हाँ, समिति की लिस्ट जनरली तो वेबसाइट पर होती है, प्लस इंडिविजुअल गाँव में कौन कौन आदमी है, तो इसके लिए तो आप हमारे JN साहब या AN साहब से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कौन कौन मेंबर है। अलवर MIA स्थित मॉडर्न कंपनी के बंद होने के बाद कंपनी के बकाया अपनी मेहनत की कमाई के लिए न्यायालय की चौखट से ब्याज सहित मुआवजा राशि दिए जाने के मिले आदेश के बाद भी पूरा परिवार बेसहारा दर दर की ठोकर खा रहा है, जैसे मानो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। एक और विभाग की मार, दूसरी बेरोजगारी और तीसरा मकान मालिक द्वारा शीघ्र ही मकान खाली करने का फरमान जारी करना है। ऐसे में परिवार की पीड़ा ज्यादा बढ़ गई है। विवाह योग्य 2 पुत्रियों को लेकर आखिर पिता जाए तो जाए कहां। आपको याद दिला दें, बीते दिनों न्याय की शव यात्रा निकालते हुए पीड़ित ने अपनी पीड़ा साम्राज्य मंत्री के समक्ष रखी। इसके बाद भी सुनवाई नहीं होने के कारण पीड़ित परिवार ने साम्राज्य मंत्री के कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। 4 जुलाई से अनशन शुरू करते हुए श्रम विभाग में हुए भ्रष्ट कार्रवाई का जिक्र किया। इधर अनशन पर बैठे परिवार को बीती रात पुलिस ने तबीयत खराब होने की बात कहते हुए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। हालांकि परिवार के सदस्यों का चिकित्सालय में अनशन जारी है। अब परिजनों ने एक पत्र के माध्यम से मृत्यु दिलाने की मांग की है। मेरा नाम भारती है। मैं अपने परिवार के साथ मंत्री जी के कार्यालय पे 4 जुलाई से भूख हड़ताल पे बैठी थी, धरने पे। वहाँ पे हमें बैठे हुए करीब 4 दिन हुए थे। बुधवार को रात करीब 11 बजे हमें ज़बरदस्ती उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, जबकि हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आने के बाद प्रशासन ने किसी ने कोई खबर नहीं ली है कि हम किस हालत में किस तरह से जूझ रहे हैं। यहाँ भी अस्पताल में हमारा उपवास कंटिन्यू है। आज हमें 10वां दिन हो गया बिना कुछ खाए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा ये फैसला आया था कोर्ट से कि हमारे हक में 4 साल पहले 2017 में कि है ना, हमें मुआवजे के तौर पे, जहाँ मेरे फादर कंपनी में काम करते थे वो कंपनी बंद हो चुकी थी, तो मुआवजे के तौर पे 5 लाख रुपए प्लस 9% ब्याज 4 साल का दिया जाना है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 4 साल से हम लगातार प्रयास करते रहे कि हमें मिल जाए, और पिछले 13 महीनों से मंत्री जी के चक्कर लगा रहे हैं, जयपुर डिपार्टमेंट श्रम विभाग के चक्कर लगाए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हर तरह से कोशिश की हमने अपनी बात रखने की, नहीं लिखा। जब हमारी सारी उम्मीदें टूट गई तो हम है ना मंत्री जी के कार्यालय पे भूख हड़ताल पे बैठ गए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। शासन ने कोई खबर नहीं ली, ना हमसे बात की है, ना हमारे बारे में जानने की कोशिश की है कि हम किस हाल में हैं। हम किराए के मकान पे रहते हैं। मकान मालिक ने हमें इतना परेशान कर रखा है कि रात के 11-11 बजे फ़ोन करके हमें धमकियां दे रहा है
अभी भूख हड़ताल को चौथा दिन था, उस दिन रात के 11 बजे फ़ोन करके बदतमीज़ी कर रहा था बहुत ज़्यादा। उस दिन समझा दिया, रिक्वेस्ट कर ली, ठीक है। फिर कल रात को फिर 10 बजे फ़ोन करके बदतमीज़ी की है, बहुत ज़्यादा अभद्र बोला है। हम समझा रहे हैं कि अभी हम भूख हड़ताल पे हैं, हमारे 9 दिन हो चुके हैं बिना कुछ खाए, आज हमें 10 दिन हो गए। बस हमारी मांग ये है कि हमें हमारा हक का पैसा दिलवा दिया जाए। इस देश में कहते हैं कि हर एक नागरिक की है ना जान बहुत कीमती है, हमारे तो 4 जने हैं, हम कीमती नहीं है क्या? अब इस देश में सिर्फ रसूखदारों की ही चलेगी, उन्हीं का सुनी जाएगी। हम अगर थोड़े लो उससे कैटेगरी से रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी नहीं सुनी जाएगी। वोट हम भी देते हैं, आपकी शासन, आपकी सरकार बनाने में हमारा भी योगदान है, हमारी भी सुनी जाए। मैं इस अलवर देश के वासियों से अपील करती हूँ कि हमारा साथ दें। आज हमारे साथ है, हो सकता है भगवान ना करे कि कभी तुम इस परिस्थिति में फंसो और तुम्हारा साथ देने के लिए कोई ना हो, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ हमारा साथ दें, जिससे कि अगर आगे आपको कभी ज़रूरत होगी तो आपको भी साथ मिलेगा। थैंक यू। प्रशासन ने 7 जुलाई रात को 11 बजे ज़बरदस्ती उठा के और सामान्य शिक्षालय में भर्ती कर दिया गया है। उसके बाद प्रशासन ने हमारी सुध नहीं ली है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, या हमें यहाँ कब तक रखा जाएगा। इसी दौरान मैंने 12/12/2021 को श्रीमान कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा है कि हमें यहाँ तड़पा मारने की अपेक्षा क्यों न एक किसी दवाई या इंजेक्शन के जरिए अविलंब मौत दी जाए, जिससे हम मौत की नींद चैन से सो सकें। इसी दौरान जो मकान वाले, क्योंकि मैं किराए पे रह रहा हूँ और मैंने इस बात से शासन को साल भर से ही अवगत करा रखा है कि मैं किराया देने की स्थिति में नहीं, लेकिन मैं जैसे तैसे उसका किराया चुकाता रहा, लेकिन वो 2 महीने से हमारे साथ बहुत अभद्र व्यवहार कर रहा है और खाली करवा रहा है। कल रात को उसका फ़ोन आया, हमने कहा भैया हम जो है ना, प्रशासन ने हमको अस्पताल में भर्ती करवा रखा है, यहाँ से जैसे ही फ्री होंगे तेरा मकान बिल्कुल बिना किसी हील हुज्जत के खाली कर देंगे। उसके बाद भी उन्होंने बदतमीजी की और जो कहा कि खाली कर दो, नहीं मैं एक चम्मच तक नहीं ले जाने दूंगा। और हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि यहाँ से जाके अगर जो है प्रशासन हमारी सुन भी लेता है तो 2-4 दिन तक हम जो है ना कि सामान को पैक भी कर सकें या रख सकें, यहाँ से निकलेंगे। हमें अस्पताल में आज 6 दिन हो गए हैं और हमारा उपवास कंटिन्यू जारी है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से अनुरोध है कि एक तो मकान हमें बदलना है, मकान मालिक तंग कर रहा है, या तो हमें यहाँ से भेज दिया जाए जिससे हम अपने सारे सामान को सड़क निकाल के वहाँ से जैसे तैसे सड़क के किनारे रखें और हम कैसे जिए चाहे मरें, शासन प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। या उस मकान मालिक से कहा जाए कि जब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो जाता है और उसके 10-5 दिन बाद तक जब तक ये सही तरीके से अपने आप को रिकवर नहीं कर लेते या इस स्थिति में नहीं आ जाते कि दूसरी जगह मकान शिफ्ट करें, तब तक हमें तंग नहीं किया करे। और अगर शासन प्रशासन ऐसा नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, हमें सजाए मौत दे दे, क्योंकि हम तो प्रशासन शासन से पहले ही मांग कर चुके हैं। हमें इस तरीके से पल पल तड़पा कर नहीं मारा जाए, क्योंकि हमें इस तरीके से तड़पा कर मारने से शासन प्रशासन को कुछ हासिल नहीं होगा। हो सकता है कि कल को हम में से कोई मर गया या सभी मर गए तो शासन प्रशासन की ही बदनामी होगी, हम तो मर जाएंगे लेकिन हमारा कुछ नहीं आएगा। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी अलवरवासियों से भी अनुरोध है कि हमने एक अपनी मांग की है, प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, शासन प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुंचाइए। और आपके मीडिया के समस्त जो है जितने भी चैनल या अखबार हैं उनसे भी हम अपील करते हैं कि हमारी आवाज़ बनिए, क्यों कमज़ोर की आवाज़ कहते हैं कोई नहीं होता है, उसकी मीडिया होता है। लेकिन हम कई दिनों से देख रहे हैं कि अखबारों को हम रोज़ अपनी पल पल की खबर दे रहे, लेकिन हमें महत्व नहीं दिया जा रहा है। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बेबस और लाचार परिवार को आप न्याय दिलाइए, आपकी आवाज़, आपके हौसले बुलंद होंगे, आपका नाम होगा और हमें जो है जीत मिलेगी, आपका नाम होगा। अलवर जिले में भैरोड उपखंड स्थित ग्राम खेड़की में शराब का ठेका खोले जाने के बाद क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय महिलाओं ने ठेके को बंद करने की मांग करते हुए ठेके के बाहर प्रदर्शन किया। स्थानीय ग्रामीणों ने गांव के खुले शराब के ठेके का खुलकर विरोध किया। एक ग्रामीण ने बताया कि क्षेत्र में शराब का ठेका खुलने से लोगों में भारी गुस्सा है। प्रशासन ने जल्द कोई कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीणों द्वारा आंदोलन उग्र करना होगा, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। लाल सरपंच ग्राम पंचायत खरखेड़ा। अभी कुछ दिन पहले एक इशू था कि शेरपुर और खेड़की के जो सीमा अंकन है उसके बीच में एक तहसीन
दारू शराब के ठेकेदार ने और यहाँ खेड़की की सीमा में एक ठेका खोला हुआ है, जिसका पुरजोर विरोध शुरू से ही हो गया था और गांव की औरतों ने विरोध किया था और गांव के लोगों ने विरोध किया था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ये कह करके कि भाई ये लीगल है, ऐसा कर करके जब लीगल की बात मेरे सामने आई तो मैं SHO श्री विनोद साकला के पास पर्सनल जाके मिला हूँ। लोग हैं इनको बर्बाद करने वाली बात है। फिर एक बात तो पहली बात तो ये है कि यहाँ से जो रास्ता है वो शेरपुर जाता है, जहाँ से ये गेहूँ मिलते हैं लोगों को, वहाँ है हमारी। इन्हें मिल कर के हमने दोनों ने SDM साहब से रिक्वेस्ट की और एप्लीकेशन भी लगाई, जिस पर SDM साहब ने कहा कि 2 दिन में आपको इसका क्या है ये इसका जांच करवा कर आपके सामने पेश कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि अगले ही दिन SDM साहब की और MLA साहब की किन्हीं बातों पे फरक्शन हो गया, जिसमें ये एक रुकावट से आ गई, कुछ भी नहीं हो उसका। आज मेरे गांव की औरतों ने 150 औरतें जो इकट्ठी हैं इस ठेके को बंद करवाने के लिए आई हुई हैं और ये किसी भी रूप में कोई भी रूप ले सकती हैं। ये कह रही है चाहे हमें लड़ना पड़े बढ़ना पड़े, हम इस ठेके को खत्म कर देंगे। तो अब की बार तो इन ठेकेदारों को चेतावनी देकर छोड़ दिया है और अब ये अगले 6-7 दिन में पूरा गाँव इकट्ठा होगा और इस ठेके पर कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन से इसमें चेते, खोलने की जगह ठेके खोले, ये कोई खोलने की जगह ये रास्ता है सामने, इधर से शेरपुर जा कर के लोग नाज लेके आते हैं उसका कार्ड वाला, राशन कार्ड वाला, और रात बिरात ये रास्ता बहता है, इधर कभी कोई घटना घटित हो सकती है। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए A24 न्यूज चैनल। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 237140 2370 अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं
वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हां, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के वैक्सीनेशन सेंटरों पर डोज की संख्या कम और वैक्सीन लगवाने वालों लोगों की संख्या अधिक होने से इन दिनों लंबी कतार देखी जा रही है। स्थानीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंबर 1 में सुबह से ही वैक्सीनेशन के लिए लोगों की कतार वैक्सीन की डोज समाप्त होने तक लगी रही। वैक्सीन प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र पर 200 डोज है। 44 से अधिक उम्र के लोगों को दूसरी डोज दी जा रही है। डोज आई है की तरह आज यहाँ 200 डोजेज हैं। उसमें क्या है 20 वाइल्स हैं, उसके हमें डोजेज 10 भी निकल आती है, एक वाइल से 11 भी होती है, तो हमें क्या वो 11 का लेना पड़ता है रेशो, और निकलती हैं अगर 10 भी निकल जाती है तो 200 का ऐसे करना पड़ता है। किस हिसाब से? स्लॉट के हिसाब से? स्लॉट के हिसाब से सर। सोशल डिस्टेंसिंग आप देख ही रहो सर, किस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है। हमारी तरफ से हम पूरा वो करते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंस से रहें, बट कितना ही समझा लीजिए सर, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग आप देख रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम बालकृष्ण है सर। आज मैं वैक्सीनेशन पे हूँ। स्थानीय तिजारा फाटक के निकट स्थित विश्वकर्मा कॉलोनी वार्ड नंबर 61 में पिछले काफी दिनों से पानी नहीं आने के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय नागरिकों ने जलदाय विभाग कार्यालय पहुंच अपने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराते हुए पानी दिलाने की मांग की। अपने क्षेत्र में पानी की सप्लाई नहीं होने की जानकारी मीडिया को देते हुए नागरिकों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। कई बार ज्ञापन देने के बाद सुनवाई नहीं हो रही। विभाग के अधिकारी ने 15 जुलाई तक पानी पहुंचाने का आश्वासन दिया है। यदि फिर भी पानी नहीं आया तो मजबूरी में धरना प्रदर्शन करना होगा। ये भाई साहब हमारे तिजारा फाटक विश्वकर्मा कॉलोनी में पानी एक बूंद भी नहीं आ रहा है। अब नाले के पल्ली तरफ तो खूब पानी आता है, नाले के पार इधर को एक टपका भी पानी नहीं आता है। हम कंप्लेंट देने के लिए आए हैं वाटर बॉक्स में, इसके नंबर 2 में जाते हैं तो कोई कंप्लेंट सुनाई नहीं करते हैं। कम से कम 2-3 दिन का टाइम मांगा, 2-3 दिन उनका निकल चुका, कोई आदमी नहीं जाते हैं दिखाने के लिए, देखने के लिए क्यों नहीं आ रहा है पानी के लाइन में खराबी है या लाइन रुकी पड़ी है या नाले के वो है पाइप झुका पड़ा है तो उसको सीधा करने के लिए भी नहीं जाते। तो पहले भी आप लोग मिले हो? हाँ, वहाँ वाटर बॉक्स में इसके नंबर 2 में वाटर बॉक्स में खूब कंप्लेंट दे चुके हैं। 15 दिन से चक्कर काट रहे हैं परंतु कोई सुनाई नहीं हो रही है। 3 महीने हमारे सैनी मंदिर की मोटर से आता था, राइजिंग लाइन में आता था, पहले राइजिंग लाइन थी वो, अब वैसे ही हो गई वो लाइन, मतलब है ना। और हमारे पानी एक बूंद नहीं आ रहा है। हम 400-400 रुपये के टैंकर डला रहे हैं, कहीं पीने के लिए, एक बाल्टी लेने के लिए, जाने के लिए कहीं जगह नहीं है हमको पानी। कहाँ तक टैंकर गिराएंगे? गरीब आदमी हम, वैसे मजदूरी करते हैं, मजदूरी नहीं मिलती है। लॉकडाउन में किसके घर जाएंगे हम पानी लेने के लिए? कौन भरने देगा हमको पानी? क्या बोला है ये 15 से 16 तारीख तक की कही हमको पानी नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे और यही धरना देंगे। क्या नाम है आपका? निर्मला सैनी। करीब 3 महीने से पानी की समस्या, 3 महीने तो क्या समस्या तो हमारे पिछले 2-3 सालों से ही कंटिन्यू है। 3 महीने से करीब 3 महीने से ये मोटर जो ख़राब हुई हैं और ये जो व्यवस्थाएं सही नहीं है खोलने वालों की। ऑपरेटर जो है वो सही दूसरा चेंज कर दे, जिसको जानकारी नहीं है कहाँ से वाल्व कहाँ ऑपरेट होगा उसके बाद पानी आएगा, उसकी वजह से समस्या आती जा रही है। बाकी जब तक समस्या नहीं मिटेगी जब तक नई बोरिंग हमारे वार्ड में ना हो, क्योंकि पुरानी बोरिंगों में पानी सूख चुका है, उससे पानी आ नहीं पा रहा। पहले भी IN से मिले हो क्या? सब लोगों से मिल लिया, IN आज तक कोई संतुष्ट भरा जवाब नहीं दे पा रहा।
अभी यह पानी समस्या का समाधान हो नहीं तो बाद में जन आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये लोग बड़ा धरना प्रदर्शन करने का विचार भी कर रहे हैं। इनको मैं अभी तो इस बात पर सहमत होकर जा रहे हैं कि ये 15-16 तारीख तक पानी पहुँचवा दें, नहीं पहुँचाएं तो फिर हम चक्का जाम भी करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से जिला मुख्यालय स्थित सिटी मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। महासंघ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे व्यापारियों ने कोरोना महामारी में व्यापारियों को हुए भारी नुकसान का जिक्र करते हुए बैंकों से लिए कर्ज को चुकाने में असमर्थ व्यापारियों को सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। महासंघ ने व्यापारियों को पुनः अपने प्रतिष्ठान को जमाने के लिए बिना कोई शर्त के ऋण उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा आज एडीएम सिटी उम्मीदलाल जी मीणा जी को ज्ञापन दिया गया है प्रधानमंत्री के नाम, क्योंकि नोटबंदी से बाद से कोरोना काल जो निकला है 2 साल का, इसमें व्यापारी बहुत पिस चुका है और इतना पिस चुका है कि आज उसके पास कारोबार करने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए, परिवार पालने के लिए पैसा नहीं है। हमने प्रधानमंत्री से कुछ मांगे रखी हैं, जैसे बैंक के होम लोन हैं, EMI किस्त हैं, OD लिमिट जो व्यापारी ने रखी है, इनका 2 साल का ब्याज बिल्कुल मुक्त किया जाए, क्योंकि जब ये मुक्त होगा ब्याज तो व्यापारी को कुछ राहत मिलेगी। साथ ही हमने प्रधानमंत्री से मांग की है कि जो छोटे और मध्यम व्यापारी हैं, जिनके पास आज व्यापार करने के लिए पैसा नहीं रहा, कर्ज में डूब चुके हैं, हमने निवेदन किया है, मांग रखी है व्यापार महासंघ द्वारा प्रधानमंत्री जी को कि इन व्यापारियों को 50 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जावे और वो ऋण बिना गारंटी के दिया जावे। साथ ही जैसे किसानों को 4% ब्याज पर ऋण देते हैं, उस हिसाब से व्यापारियों को 0.4% पर ऋण दिया जावे बिना गारंटी के, क्योंकि व्यापारी कमा करके सरकार को टैक्स भी देता है, अपने परिवार का पालन पोषण भी करता है, साथ सरकार को भी चलाता है। दोनों ही चीज़ें वो तभी हो पाएंगी जब व्यापारी अपना व्यापार करेगा, और व्यापार करने के लिए उसको आज पैसे की आवश्यकता है। हम पुनः आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि व्यापारी अपना व्यापार और परिवार दोनों का पालन पोषण कर सके। वो तभी होगा जब आप सरकार द्वारा सहायता राशि व्यापारी को उपलब्ध कराएंगे। 50 लाख 1 करोड़ जो हमने ऋण मांगा है, उन व्यापारियों के लिए मांगा है जो छोटे और मध्यम व्यापारी हैं, जिनका कारोबार ख़त्म हो चुका है। वो कारोबार को पुनः अपने व्यापार को शिखर पर ले जाने के लिए ऋण दिया जाए, जिससे कि वो अपना परिवार का पालन पोषण भी कर सके और साथ साथ सरकार को अपना कर्ज भी अदा कर सके और कमा करके टैक्स भी अदा कर सके। आज एक प्रधानमंत्री महोदय के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मीदलाल जी मीणा जी को सौंपा। ज्ञापन में व्यापार महासंघ ने मांग की है कि व्यापार इस समय धरातल पर है। व्यापारी इस देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी अपना टैक्स का कलेक्शन करके सरकार को उसको चुकाता है और जमा करवाता है। व्यापारी सरकार का टैक्स कलेक्शन सेंटर भी है, लेकिन इस समय व्यापारी बहुत बड़ी बुरी स्थिति से गुजर रहा है। व्यापार धरातल पर है। पिछले 1.5-2 साल में कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है व्यापारी हुआ है। व्यापार बंद रहा। व्यापार बंद रहने से बिल्कुल व्यापारी अपनी जमा पूंजी को खर्च कर चुका है, अपने परिवार पे राशन के उस पर खर्च कर चुका है। आज हमने मांग की है कि व्यापारी को कम से कम ब्याज पे लोन भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा दिलाया जाए और व्यापारी के जो अन्य भी खर्चे हैं, बैंक लिमिट वगैरह, उनका ब्याज को कम किया जाए। साथ ही मैं आपके चैनलों के माध्यम से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार भी जो बिजली के बिल बंद काल में आए थे, उनका स्थायी शुल्क में माफ़ किया जाए व्यापारियों की दुकानों का, प्रतिष्ठानों का, जिससे व्यापारी कुछ राहत महसूस कर सके। व्यापारी हमेशा से सरकार के साथ रहा है, तो आज मैं सरकारों से निवेदन करूंगा कि व्यापारियों के हितों के लिए सोचें। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट उम्मीदलाल मीणा ने सहानुभूतिपूर्वक व्यापारियों को सुनते हुए ज्ञापन को प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचाने की बात कही। जैसा कि अभी आपको विदित है कि आज व्यापार संघ के पदाधिकारियों द्वारा मुझे एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कोरोना काल में व्यापारियों को हुए नुकसान में कुछ राहत देने के लिए इन लोगों की मांग है और हमने ज्ञापन ले लिया है और प्रधानमंत्री कार्यालय को ये भिजवा दिया जाएगा। धन्यवाद। 166 साल से चली आ रही भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा पर कोरोना महामारी के चलते दूसरे साल भी रोक लग जाने से हजारों लोगों का रोजगार ठप हो गया। इधर जगन्नाथ मंदिर परिसर में भगवान के विवाहोत्सव के संस्कार विधि विधान पंडितों के मंत्रों उच्चारण के साथ किए जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ
जानकी मैया का मंगलवार भव्य श्रृंगार किया गया। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंस के साथ आने जाने एवं दर्शन करने का आग्रह मंदिर के महंत के द्वारा किया गया। इंद्र विमान जो है करीब देखो हमारा ये रथ जो है भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को तो होते हुए करीब 166 साल हो गए। बाकी ये रथ जो है ना ऐसा कहते हैं इतिहास में जो दर्ज है जो उसके हिसाब से ये करीब 200 साल से ऊपर का होना चाहिए। पहले ये जगन्नाथ जी का ये इंद्र विमान इसको बोलते हैं। ये 2 मंजिल का रथ है। इसमें पहले 8 हाथी लगते थे और ये राजा रजवाड़े जो है इनकी सवारियाँ इसमें निकलती थी। बाद में इनने जो है भगवान जगन्नाथ जी को ये रथ भेंट कर दिया और उसके बाद से करीब 166 साल पहले से ही भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इस रथ से निकाली जाती है। पहले ये हाथियों द्वारा निकलती थी। 4 हाथी तक तो मैंने अपने जीवन में आंखों से खूब देखा है कि जगन्नाथ जी 4 हाथी लग के शहर से भ्रमण करते हुए रूपबास जाते थे तो पूरा शहर जो है उमड़ पड़ता था। और ऐसा इंद्र विमान कहते हैं कि ऐसा इंद्र विमान जिस रथ को हाथी खींचते हो शायद कहीं है नहीं, ऐसा कहते हैं लोग बाग। बाकी अब जो है इमरजेंसी के बाद जो है महाराजा प्रताप सिंह जी जो थे वो हाथी इसीलिए पालते थे कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ से जो है काम आवे। पर इमरजेंसी के बाद जब प्रताप सिंह जी का स्वर्गवास हो गया था तो ये हाथी रखना बंद कर दिया। उसके बाद हमने 1-2 साल जयपुर से हाथी मंगाए, पर उन हाथी इतने ट्रेंड नहीं होते थे कि वो शहर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को 8 घंटे तक निभा पाए। तो हमको डर रहता था, इसलिए हमने वो लाना बंद कर दिया। अब कुछ सालों से उसके बाद से 75 के बाद से हम भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है ट्रैक्टरों द्वारा निकालते हैं। और यही हमारा जो है यहाँ का वो है। जब भगवान जगन्नाथ जी यहाँ से निकलते हैं तो पूरा शहर आत्मविभोर हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि भाई साक्षात भगवान जो है पृथ्वी पर उतर आए हैं और उनकी सबकी आंखें नम हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अलवर ज़िले का सबसे बड़ा मंदिर है और आस्था का केंद्र है। चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं हो, सब बाबा को निकलते ही जय जगन्नाथ पूरा शहर जो है आत्मविभोर हो उठता है। और ऐसा कहते हैं कि भाई भगवान जगन्नाथ जी जो है अलवर से जो है इष्ट देव जब भी निकलते हैं तो बरसात होती है। वो परंपरा भी बहुत बरसों से चली आ रही है। और हम तो भगवान श्री जगन्नाथ जी से मैं तो ये स्पेशल प्रार्थना करता हूँ कि ये जो महामारी आई है ये राजस्थान से ही नहीं, अलवर से ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे इंडिया से जावे, जिससे हम जो है खुशी मना पाए और आने वाले टाइम में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकले। और जितने बच्चे हैं उनको मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि वो अपने नारियल मन्नत के बनवाने के लिए मंदिर आ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के आवें। और जो है ये A24 के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि भाई आप इनके सारे प्रोग्राम्स देखिए। ये मंदिर के जो है मेले के सारे कार्यक्रम आपको दिखाते रहेंगे समय समय पे। जगन्नाथ, मैं महंत पुष्पेंद्र शर्मा, जगन्नाथ जी का मंदिर से। राष्ट्रीय वाल्मीकि मुक्ति मोर्चा जयपुर संभाग की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से मोर्चा के संभाग पदाधिकारियों ने प्रदेश के झालावाड़ में वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या की निंदा करते हुए परिवार के जीविका उपार्जन के लिए मृतका की पत्नी को सरकारी नौकरी एवं परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। साथ ही दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का आग्रह भी किया। ये वाल्मीकि मुक्ति मोर्चा में जयपुर संभाग से हूँ। मेरा साथ भारत भूषण जी गोयरे जिला अध्यक्ष। हमने आज जो ज्ञापन दिया है माननीय कलेक्टर साहब को, वो इस संदर्भ में दिया है कि झालावाड़ में जो वाल्मीकि के साथ जो हत्याकांड हुआ है कृष्ण वाल्मीकि के साथ, वो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इस तरह अगर दलितों पर जुल्म होता रहा तो अच्छा नहीं है। इसलिए हमने इस पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने अपील की है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिले और एक सरकारी नौकरी उनके परिवार वालों को दिया जाए ताकि उनका जीवन व्यापन हो सके। और हमने उनसे ये भी निवेदन किया है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो CBI द्वारा किया जाए, निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। स्थानीय ट्रांसपोर्ट नगर निवासी एक परिवार के लोगों ने पड़ोस में रहने वाले देवबंधु शर्मा व उसकी पत्नी के खिलाफ पुलिस को ज्ञापन दिया। स्थानीय लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में दूसरे पक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने SP के ऑफिस पहुंची महिला रजनी ने मीडिया को पड़ोसी के द्वारा जबरन बदनाम करने व आए दिन बेवजह अलग अलग ढंग से परेशान करने का आरोप लगाते हुए
कार्रवाई करने की मांग की है। सर, हम आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हैं अपना परिवार लेकर के कि हम ट्रांसपोर्ट नगर निवासी UIT डबल स्टोरी के रहने वाले हैं। हमारा मकान नंबर 5758 है और हमारे पड़ोस में एक दिव्येंदु शर्मा उर्फ बिट्टू, जो कि हमारे पड़ोस में रह करके खामखा हम लोगों को परेशान करता है। हमें ही नहीं, हमारे अलावा वो पूरी जो जितनी भी कॉलोनी है उसको परेशान करता है। वो आए दिन लोगों के खिलाफ झूठे परिवार डालता है और लोगों को कहीं ना कहीं किसी समस्या में डालकर परेशान करता है। वो पूरी कॉलोनी में दादागिरी जो है उसको दिखाता है, कभी भी किसी को पकड़ता है, मारता है, पीटता है और जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको जान से मरवाने की धमकी देता है कि मैं फ़ोन करता हूँ, अभी लड़के बुलवाता हूँ, समथिंग एल्स वो बोलता है। और इसके अलावा अब पिछले कुछ दिनों से मेरे ससुर जी घर आए हुए थे। हमारा UIT डबल स्टोरी में मकान नंबर 41 है, जिसमें हम अपने पशुओं हेतु चारा डलवाते हैं। तो पिछले 30 सालों से हम डेयरी भी चला रहे हैं और पशुओं हेतु चारा भी डलवाते हैं। तो उस चारे को लेकर के इसने वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर डालकर ये डाला गया कि ये पुलिस वाले अधिकारी हैं और ये हमको डराते हैं, धमकाते हैं। झूठा परिवार जिसने SP ऑफिस में हमारे खिलाफ और कलेक्ट्रेट में दिया है और जिसकी एवज में हमने NEP थाना क्षेत्र जो हमारा लगता है उसमें इसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है कि ये झूठा मुकदमा है। और इस जी सर, आज मैं SP ऑफिस आया, मैडम से मिलो, मैडम क्या आज हम SP ऑफिस आए हैं मैडम से मिलने के लिए ही और इसके खिलाफ परिवार दर्ज करवाने हेतु ही। और इससे पूर्व भी मतलब ये क्या काम करता है कि लोगों को झगड़े हेतु उकसाता है और अपनी पत्नी श्रीमती निशा शर्मा को आगे कर देता है झगड़े हेतु, जिससे कि वो किसी के ऊपर भी गलत आरोप लगा सके, गलत तरीके का एलिगेशन लगा सके। इससे पहले भी इसकी पत्नी निशा शर्मा से मेरे और उस झगड़े में इसने मेरे पूरे परिवार में मेरे चाचा ससुर के खिलाफ, मेरे देवर के खिलाफ, यहाँ तक कि मेरे पति के खिलाफ भी बलात्कार का केस लगवाया था जो झूठा और निराधार था। और इस परिवार के 6 महीने बाद जब इन्हें पाबंद कर दिया जाता है तो 6 महीने बाद इसकी पुरानी घटिया हरकतें चालू हो जाती हैं। और अब कुछ दिनों पहले ही दोबारा इसने यही परेशानी, इसने 8 तारीख को मेरे ससुर के खिलाफ यहाँ कलेक्ट्रेट में और पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने इसने झूठे परिवार दर्ज करवाए हैं और उसको सोशल मीडिया के जरिए हमारे जो इज्जत समाज के अंदर है उसको खराब करने की इसने आम आदमी पार्टी का सहारा लेकर के इसने कोशिश की है। और ये व्यक्ति किसी न किसी गलत संगठन, किसी गलत पार्टी का सहारा लेता है और उस पार्टी के जरिए ये लोगों को डराता, धमकाता और फंसाता है। और गत 8 तारीख को इसने जो 8 जुलाई गई है, गत 8 तारीख को इसने परिवार दर्ज करवाया और शाम को हम लोगों को उकसाने हेतु मेरी ननद अपनी छोटी सी बिटिया को सड़क पर घुमा रही थी। इसने जानबूझकर मेरी ननद को गाली दी, अश्लील हरकतें की और यहाँ तक कि सीटियाँ भी मारी और गंदी गंदी गालियाँ भी दी। मेरे पति जो गेट के आगे बैठे हुए थे उसने मेरे पति को आके बताया कि ये व्यक्ति मुझे इस तरीके से अश्लील हरकतें कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, सीटी बजा रहा है। मेरे पति आगे से खड़े हुए तो इसने मेरे पति को उकसाया कि सीटियाँ बजा के आ इधर, तुझे मैं बताता हूँ। और फिर इसने अपनी पत्नी, ये स्वयं पीछे खड़ा होकर वीडियो बना रहा है और अपनी पत्नी निशा शर्मा को आगे करता है और वो अभद्र वस्त्रों में, वो औरत इतनी उतनी ऊंची सलवार कर करके अभद्र वस्त्रों में सड़क पर आ जाती है किसी न किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए। इस महिला का एकमात्र मुख्य बिंदु ये होता है कि ये महिला सीधे किसी न किसी आदमी को ही इंडिकेट करती है, ये किसी औरत को इंडिकेट नहीं करती है और बिल्कुल अभद्र वस्त्रों में सड़क के ऊपर आ जाती है। और ये महोदय खड़े होकर पीछे से वीडियो बनाते हैं कि ये पुलिस वालों का परिवार है, ये हमको तंग करता है, इस तरीके के एलिगेशन लगाते हैं, जबकि हम इनको किसी भी तरीके का रूप से कोई परेशान नहीं करते इनको कॉलोनी में। जिले के सरिस्का बाग परियोजना क्षेत्र में स्थापित प्राचीन ऐतिहासिक पांडुपोल हनुमान जी मंदिर में कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद प्रशासन ने मंगलवार शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश की अनुमति दी। मंदिर के महंत पंडित बाबूलाल शर्मा ने बताया कि करीब 20 गार्ड तैनात किए हैं जो मंदिर में दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए प्रेरित करते हैं। सरिस्का प्रशासन के अनुसार सैकड़ों वाहनों को पांडुपोल मंदिर में प्रवेश दिया गया। मंदिर में अच्छी खासी भीड़ रही। प्रशासन की ओर से धार्मिक स्थलों पर नियत समय में दर्शन की अनुमति मिलने के बाद सरिस्का में पहली बार पांडुपोल हनुमान मंदिर के दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन ने सप्ताह में केवल 2 दिन मंगलवार और शनिवार को ही प्रवेश की छूट दी है।
आज समाचारों में बस इतना ही। A24 टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।